तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। और जान रहे हैं कि हमारी जो सीरीज है वो चल रही है भैया 30 मिनट में 100 क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करने की, ठीक है। और ये लगा लो कि इसमें हम कम से कम आपकी एक महीने में आपके 3000 से 4000 जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो क्लासेस है ना, ये आपकी मैं स्पेशल अभी फिलहाल जो सीजीएल का जो आपका एग्जाम आने वाला है ना उसको टारगेट करके कर रहा हूं, ठीक है। बाकी देखो अगर आप सीजीएल के क्वेश्चंस को लगा लोगे तो बाकी जो एग्जाम्स है वो तो आपके नॉर्मली हो ही जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो आपके पीछे के एग्जाम से आए हुए हैं और कुछ मैंने ऐसे इंक्लूड किए हैं पीछे के पैटर्न को देख करके जो आगे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कौन सा वेद गद्य और पद्य, ये दोनों चीजें याद रखना, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बताओ वो कौन सा वेद है, आपके वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऐसे, ठीक है। तो कौन सा वेद है जो आपके गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या आपका अर्थवेद। बताइए कौन सा वेद है जो आपके दोनों में लिखा हुआ है, गद्य में और पद्य में। देखो ज्यादा टाइम नहीं है, आप जानते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने 100, ठीक है। वरना आप देखते होंगे बाकी के जो टीचर्स है ना वो 60 मिनट की क्लास में मुश्किल से 20 क्वेश्चन आपसे करवाते हैं ना, 20 से 25। लेकिन हम क्या करेंगे, इससे भी आधा टाइम लेंगे 30 मिनट और क्वेश्चन करेंगे 100, ठीक है। तो ज्यादा देखो मैं उनको क्वेश्चंस को ज्यादा भाई समझा तो नहीं सकता क्योंकि जल्दी जल्दी करने, ये उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस को देखने की मुझसे हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, जिन्होंने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रखा है। चलो तो बताओ कौन सा है वो है आपका यजुर्वेद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, विक्रम संवत जो है उसका पहला महीना कौन सा है, कई बार पूछ लेता है ऐसा, ठीक है। बताओ कौन सा है भैया, विक्रम संवत का पहला महीना कौन सा है? चैत, कार्तिक, पौष या फिर श्रावण, कौन सा है बताओ। तो आपका जो विक्रम संवत है उसका पहला महीना है चैत का। क्लियर। चलिए सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? बताओ सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो उसका सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो कौन सा है आपका? आलमगीरपुर, मांडा, सुतकांगेडोर या दैमाबाद, जो भी आपको बोलना है। बताइए कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल के बारे में पूछा हुआ है, तो बताओ कौन सा इनमें से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुतकांगेडोर। क्लियर। चलो अब देखते रहना आप कितने सही कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना कि सर इतने हमारे सही पाए हैं 100 में से। आगे आओ, बादामी के जो चालुक्य जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, इन्होंने किस उत्तरी भारतीय शासक को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था नर्मदा नदी के तट पर? बताओ कौन था वो? हर्षवर्धन, शशांक देवभूति या भास्कर वर्मन? तो आपका वो था हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश का है ना, कौन था? हर्षवर्धन। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, बरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो मूल रूप से किसने करवाया और शुंग काल में इसका विस्तार किया गया? ठीक है, जो भरहुत स्तूप का निर्माण है वो किसने करवाया है और शुंग काल में इसका विस्तार हुआ था? बताओ क्या है, कौन सा है, किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने, अग्निमित्र ने या कनिष्क ने? तो देखो ये स्तूप वगैरह है, आपने सुने होंगे भी अशोक ने ज्यादा बनवाए थे, ठीक है। तो अशोक ही इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। क्लियर। आगे आओ, सातवाहन जो समाज था वो कैसा था? सातवाहन वंश है ना, तो उस टाइम पे जो समाज था वो कैसा था? बताओ, पितृसत्तात्मक था या फिर समतावादी था, दास प्रथा पर आधारित था या मातृ सत्तात्मक था? तो किस तरह का जो आपका समाज है जो सातवाहन वंश का था वो कैसा था? बताओ। देखो ये दोनों तो आपके ऑप्शन मैंने कट कर दिए हैं, इन दोनों में से एक ऑप्शन बताओ, ए और डी में से। जैसे पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जहां पे मतलब जो पुरुष लोग होते हैं वो प्रधान होते हैं एक तरह से, और उन्हीं के नाम पर जो है, देखो पहले क्या करते थे, जैसे पापा अगर उसका कोई राजा है और अगर उसका दादा परदादा या पिताजी जो भी अगर बहुत ज्यादा लड़ाकू थे, बढ़िया थे, महान थे ना, तो उनके नाम पे ही रख देते थे, ठीक है, उनका नाम उनके बेटों का। तो वो था पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक है जिसमें माता का नाम आगे जोड़ा जाता है। तो जो सातवाहन वंश था ये मातृसत्तात्मक था। क्लियर। चलो, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था जिसने प्रयाग प्रस्ती लिखी थी? बताओ कौन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? इलाहाबाद के नाम से इलाहाबाद स्तंभ आप याद आ रहा होगा, इलाहाबाद प्रयाग प्रस्ती से ही जुड़ा हुआ है, हुआ नहीं हुआ याद? तो कौन था वो बताओ, किसका था भैया? समुद्रगुप्त का कौन सा था? हरिसेन था, बाणभट्ट था, अमर सिंह था, भारवी था? तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए भैया आपका हरिसेन, ठीक है। तो हरिसेन आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना जो, वो कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बताओ किस में है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपका किस में है बताओ? तो वो आपका है उड़ीसा में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, यूनानी भूगोलवेता टोलमी ने किस पुस्तक की रचना की थी जिसमें भारत के भूगोल का वर्णन है? बताओ टोलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के भूगोल का वर्णन है? नेचुरलिस हिस्टोरिया, इंडिका, जियोग्राफी या पेरिलिप्स ऑफ द एरिथियन सी? बताओ कौन सी है वो? टोलमी ने कौन सी लिखी थी भाई? ये आपकी लिखी थी जियोग्राफी। क्लियर? जियोग्राफिया या जियोग्राफी जो भी आप बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कहां पे हुआ था गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण? बताओ। नॉर्मल से क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं हो रहे तो समझ लो इतिहास की कुछ भी जानकारी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। ठीक है? लुम्बिनी है, बोधगया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। तो महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ था बुद्ध का? बताओ भगवान बुद्ध का कहां पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। क्लियर? उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? उज्जैन जो है वो कौन से महाजनपद की राजधानी थी? बताओ। वत्स की, अवंती की, चेदी की या कुरु की? तो ये आपकी हो जाएगी किसकी? बताओ। उज्जैन अवंती की हो जाएगी। क्लियर? तो अवंती आपका जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था? बताओ। मेगास्थनीज था ना? मेगास्थनीज का नाम सुना है नहीं सुना है? किसका राजदूत था बताओ? सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर का, डेमेट्रियस का या एंटीओकस का? बताइए किसका था? तो ये आपका था सेल्यूकस निकेटर का। क्लियर? और सेल्यूकस निकेटर कौन था? शायद सिकंदर का सेनापति था। आया कुछ याद है? और ये जो कहा नाम है, ये जो मेगास्थनीज है ये था किसका राजदूत? सेल्यूकस निकेटर का। और मेगास्थनीज रहता किसके दरबार में था? बताओ जल्दी से। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट देखो, वैदिक काल में अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उसको क्या बोलते थे? वधु, पुत्री, अमाजू या दुर्गा? बताओ किसके नाम से जानते थे अविवाहित कन्या को वैदिक काल में? तो सही आंसर आपका क्या होगा? अमाजू आपका जो है वो आपका सही जवाब जो है होने वाला है। क्लियर? आ जाओ। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बताओ कौन सा वेद है जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है? अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? कौन सा वेद है जिससे आपका जो गायत्री मंत्र है वो लिया गया है? बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। तो सही जवाब आपका क्या होगा इसमें? तो आपका सही जवाब होने वाला है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सिंधु घाटी सतल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं ना? किससे मिले हैं वो? लोथल से, धोलावीरा से, कालीबंगन से या बनवाली से? बताओ किससे मिले हैं जुते हुए खेत के प्रमाण? तो ये आपके मिले हैं कालीबंगन से। क्लियर? आ जाओ। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य, शिलादित्य, ये क्या है, देवाना मपी देशी, देख कितना तगड़ा नाम लिख रखा है, महाराजा धीराज। बताओ किससे जाना जाता है हर्षवर्धन को? तो उनको जाना जाता है शिलादित्य के नाम से। क्लियर? चलो, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया है? सिंह विष्णु ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने या नंदी वर्मन प्रथम ने या द्वितीय ने? सॉरी, बताओ किसने करवाया है? जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका होने वाला है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। क्लियर? चलिए, बहमनी जो सुल्तान है उनकी राजभाषा क्या थी? मतलब उनके राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी जब वो उस टाइम पे राजा थे? उर्दू, दक्कनी, फारसी या तेलुगु? बताओ कौन सी भाषा को बोला जाता था? तो उनकी उसमें बोली जाती थी आपकी फारसी भाषा। क्लियर? कौन सी भाषा? फारसी भाषा। आ जाओ। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर का शासक कौन था? बताइए। कृष्णदेव राय, अयुच्य देव राय, सदाशिव राय या वेंकट द्वितीय? बताओ कौन था तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक? तो सही जवाब आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सदाशिव राय। नेक्स्ट देखो, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी थी? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहर बनाई थी भैया? यमुना नहर, सतलुज नहर, रावी नहर या गंगा नहर? तो उन्होंने बनाई थी यमुना नहर। क्लियर? हम्पी में स्थित विट्ठल का मंदिर, ठीक है, हम्पी में कौन सा मंदिर है? विट्ठल मंदिर। इसका निर्माण किस विजयनगर के शासक ने करवाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक है, कि विट्ठल का मंदिर कहां पे स्थित है, आप बता दो। देखो,
हरिहर द्वितीय, कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम या अच्युत देव राय। ठीक है, बताइए हम्पी में स्थित विठल मंदिर का निर्माण किस विजयनगर के शासक ने करवाया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण देव राय ने। क्लियर। नेक्स्ट देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? बताइए। जो मोहम्मद गोरी था वो भारत से जीतने के बाद वापस चला गया। ठीक है, अब उसने भारत में जो उसने राज्य जीते थे या जो भी उसने जीते थे उस टाइम पे, उन जगहों का जो प्रशासक है वो किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, या फिर तजुद्दीन पलहोद को? बताइए। यलदौज, बताओ कौन सा है इसमें? अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये सर ये पलहोद क्यों बोल रहे हैं इसका ना। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, इधर भी लाइट लगी हुई, इधर भी लाइट लगी हुई, तो यहाँ से ना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो इतना क्लियर दिखता नहीं है, इसलिए मुझे पास जाके देखना पड़ता है। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। बताइए, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में जो इसने राज्य जीते थे उसमें कुछ को बनाया था इन्होंने बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्लियर। चलिए, 3 लोग छोड़ के गए, 3 लोग थे ना, बताओ 3 कौन कौन से थे? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कौन सा था? एक यालदोज था, और तीसरा बताओ। चांदी का जो टका और तांबे का जीतल जो सिक्के हैं ये किसने चलाए थे? बताओ। चांदी का टका और जो तांबे का जीतल है ये किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या बलबन ने? बताओ किसने चलाया था? तो ये आपका चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, बलबन द्वारा किस प्रसिद्ध कवि को संरक्षण दिया गया था? बलबन ने किसको दिया था संरक्षण? अमीर खुसरो, फिरदौसी, अलबरूनी या हसन निजामी? बताइए किसको दिया था भैया? तो ये आपका दिया था इन्होंने अमीर खुसरो को। क्लियर। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? बताइए। प्रमुख हाथ किसका था? जनता का, सेना का, तुर्की अमीरों का, ठीक है, जिसको तुर्के चहलगामी कहते थे, है ना, या फिर आपका उसका जो भाई है रजिया का उसका था? बताइए किसका हाथ था? तो ये था भैया तुर्के चहलगामी का। ठीक है, जो तुर्की अमीर लोग थे उनका। क्लियर। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, है ना। मामलुक वंश किसके नाम से जानते हैं? मामलुक वंश के नाम से। नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत के दौरान एकता का अर्थ क्या था? एकता जो उस टाइम पे एक शब्द था वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? धार्मिक कर के लिए, सेना को दिए जाने वाले वेतन, भू राजस्व का एक प्रकार, या वेतन के बदले में भूमि का आवंटन? बताइए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ये जो आपका एकता शब्द है तो इसका इस्तेमाल किया जाता था भूमि के बदले में, उसके वेतन के बदले में भूमि का आवंटन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हुए हुई थी? हैं, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आजकल पता नहीं जो इतने बड़े बड़े फेमस टीचर है ना वो इसको कराते नहीं है, क्यों नहीं समझ में नहीं आता, क्यों नहीं कराते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। हैं, बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुई थी वो किस खेल को खेलते हुए हुई थी? कुश्ती खेलते हुए, तलवारबाजी करते हुए, पोलो या चौगान खेलते हुए, या तीरंदाजी करते हुए? तो वो क्या खेलते हुई थी? पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, चौगान खेलते हुए। गुरु अंगद देव जी ने किस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसे गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था? बताइए, गुरु अंगद देव जी ने किस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसको किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था, और फिर जो इन्होंने परंपरा शुरू की उसको अंगद देव जी जो थे उन्होंने क्या किया था? आगे बढ़ाया था। तो कौन सी थी वो परंपरा? मनसद प्रणाली, लंगर प्रथा, गुरुमुखी लिपि, या अकाल तख्त? बताओ कौन सी थी वो प्रथा? तो वो थी आपकी लंगर प्रणाली। ठीक है, यानी कि लंगर प्रथा। नेक्स्ट देखो, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बताइए किसने कहा था ये? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक, या फिर सुभाष चंद्र बोस? कि स्वराज मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे तो भैया मैं लेके ही रहूंगा। तो किसने कहा था ये शब्द? तो ये आपका किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। क्लियर। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट देखो, गांधी जी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो रखा था? बताइए। 1919, 1920? 1920 का एक विशेष अधिवेशन है, एक नियमित अधिवेशन है, ठीक है, और एक 1921। बताइए किस में रखा था? जो आपका हुआ था ना, ये जो आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, इसका बताओ। तो ये आपका रखा गया था 1920 के विशेष अधिवेशन में। क्लियर। चलिए, एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग जो है वो कहां से शुरू की थी? पुणे से, मुंबई से, मद्रास से, या दिल्ली से? तो इन्होंने कहां से शुरू की है? पुणे से शुरू की है शायद, है? कहां से की? मद्रास से की है भाई,
चलो कोई बात नहीं, मद्रास से की है। आगे आओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का जो वायसराय था वो कौन था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो भारत का जो वायसराय है वो कौन था? बताओ। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविंग, लॉर्ड वेलिंगटन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो? बताइए क्या कौन सा था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो आपका वायसराय था? तो देखो वो आपका था लॉर्ड इरविन। क्लियर? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ये तो नॉर्मल सा सवाल है, सबको पता है। ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, दादा भाई नारोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो बताओ कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक? तो वो थे आपके ए.ओ. ह्यूम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो। किस वर्ष गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1920, 22, 24 या 25? तो कौन सा वो वर्ष है जिसमें गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा 1924 में। क्लियर? चलो, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? बताओ। पहले में तो वो गए नहीं थे, है ना, तो वो कौन से में गए थे? फिर वो आपके गए थे दूसरे में। क्लियर? तो दूसरे में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है भाई, चलो आपको क्लियर तो दिख रहा है ना सब कुछ? ऐसा तो नहीं है कि क्लियर नहीं दिख रहा है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था वो क्या कारण था? बताओ। मतलब उस विद्रोह होने का महत्वपूर्ण जो कारण था वो कौन सा था, जो सबसे बड़ा कारण था? डलहौजी की हड़प नीति, ईसाई धर्म का प्रचार, चर्बी वाले कारतूस या सैनिक का कम वेतन देना? तो सब जानते हैं, तो मतलब ये लगा लो 5वीं 6ठी से पढ़ा देते हैं आजकल, है ना। तो कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस थे। क्लियर? चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? कि भाई वेदों की ओर लौटो, किसने दिया था ये नारा? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फूले? बताओ किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो किसने दिया है? वो आपका दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर? 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये भी मेरे हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर या कानपुर? बताओ। तो कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। क्लियर? चलिए, किस क्रांतिकारी ने बंदी जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी? बंदी जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी है? बताइए। भगत सिंह ने, सचिन चंद्रनाथ सन्याल ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, चंद्रशेखर आजाद ने? बंदी जीवन बताओ किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है सचिन चंद्रनाथ सन्याल ने। क्लियर? चलो, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना लगाने की जो है परमिशन दी थी, अनुमति दी थी? बताओ किसने दी थी सूरत में कारखाना लगाने की अंग्रेजों को? तो ये किसने दिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? देखो ये तो बहुत बाद का है ना, इससे पहले आ गए थे अंग्रेज। ठीक है, शाहजहां ने भी नहीं दी है। ठीक है, तो बताओ किसने दी? इन दोनों में से बताओ, अकबर ने या जहांगीर ने? तो सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। क्लियर? चलिए, प्रार्थना समाज के एक प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार जो आंदोलन है एक तरह से उसको आगे बढ़ाया? प्रार्थना समाज के एक प्रमुख नेता कौन है वो? बताइए। ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे या गोपाल कृष्ण आगरकर? बताइए किसने किया था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर? चलिए, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिकेटस से है? रिकेटस किस शरीर के अंग से संबंधित है? रिकेटस रोग होता है ना? बताओ। हृदय, त्वचा, नेत्र या हड्डियां? तो ये आपका किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो। जीवाणु कशेबिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। बताइए। पूंछ, हुक, आधारीय काय या फिलामेंट? क्या है बताओ? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका आया भी हुआ है भैया CGL 2022 में। ठीक है, ये मैं सोच रहा है कि सर ये क्या ले आए, तो पढ़ाई नहीं हमने। भाई जो नहीं पढ़े वही पेपर में देखते हैं आपको आजकल। ठीक है, बताओ क्या है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा आपका फिलामेंट। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता? ये क्वेश्चन 2021 में आया था। बताओ कौन सा रोग है जिसको टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है? बेरी, टाइफाइड, खसरा, रेबीज? बताइए कौन से रोग को? आप सोचेंगे सर रेबीज को नहीं रोका जा सकता है ना, लेकिन इसमें कौन सा है? देखो, अगर रेबीज का भी एक टीका आता है अगर पहले पता चल जाए तो। ठीक है, तो किसको नहीं रोका जा सकता? बेरी को नहीं रोका जा सकता। क्लियर? चलो, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक तरह से ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिजियोलॉजी, हिस्टियोलॉजी, साइटोलॉजी या टेक्सोनोमी? बताओ क्या बोलते हैं कोशिका के अध्ययन को? तो इसको बोलते हैं भैया साइटोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट देखो। मकड़ी के जाले जो हैं वो किससे बने होते हैं? जो प्रोटीन से प्राकृतिक फाइबर है। बताइए किससे बने हैं मकड़ी के जाले?
पाल से, रेशा से, ऊन से या फिर रेशा से। एक रेशा सिल्क है, नॉर्मल है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। तो ये किससे बने हुए हैं? रेशा से ही बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये कौन सा है? सिल्क वाला रेशा है। क्लियर? पेपर में आया हुआ है, ये मैं सोचना नहीं आया, 2020 के पेपर में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, जीव के लिए खालिस्तान मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? अंग तंत्र, अंग, कोशिका, उत्तक। तो भैया संरचनात्मक इकाई तो कोशिका ही है, सेल है, ठीक है, तो सेल आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल पीने से होगा? बताओ, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होगा? हैजा, सूखा रोग, एनीमिया या शक्कर? तो वो होता है आपका कौन सा? हैजा होता है ना। चलिए, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की है? नॉर्मल क्वेश्चन। हर्बर्ट ने, चार्ल्स डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या रॉबर्ट हुक ने? तो कोशिका की खोज किसने की है भैया? रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक आपका इसमें सही जवाब होने वाला है। क्लियर? चलिए आगे आ जाओ, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन हो गए भाई। रक्तु कोज के एक अणु के, ठीक है, ये श्वसन है भाई, रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन है, श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु जो है वो प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन आया था 2019 में सीजीएल में, बताइए कितने होते हैं? 2, 36, 4 या 38? 2, 36, 4 या 38 बताइए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 2 अणु प्राप्त होते हैं। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है? होमिनिड कुल से किसका संबंध है? मानव का संबंध है। किसका संबंध है भैया? मानव का, ठीक है, ना आम का है, ना घरेलू मक्खी का है, ना गेहूं का है। किसका संबंध है? होमिनिड से आपका मानव का संबंध है। क्लियर? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो है वो कैसा होता है? सफेद, पीला, लाल या नारंगी? तो ये होता है सफेद। कैसा होता है? सफेद होता है। क्लियर? निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? परजीवी के कारण भाई, प्लेग, मलेरिया, निमोनिया या घेगा? बताओ कौन सी होती है? तो आपकी होगी भैया कौन सी? मलेरिया जो है वो परजीवी के कारण होती है। 2020 में आए थे क्वेश्चन भी, ठीक है। लाइकोपरत को आप क्या कहते हैं? जब यह जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छाद की तरह होती है, बताइए क्या बोलेंगे? कैप्सूल, अंगक, अपवक परत या मध्य चर्म? किसके नाम से आप इसको जानेंगे? तो देखो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ना तो टीचर पढ़ा सकता है ना कोई कर सकता है कुछ, ठीक है, तो टीचर भी सिलेबस एक हद तक ही कवर करवा देगा, है ना, ऐसा थोड़ी है सब कुछ पढ़ा देगा आपको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। अब उसका पता नहीं कहां से वो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेरे हिसाब से पढ़ाई नहीं जाता कहीं पे भी, ठीक है, और ये पेपर में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको हो जाएगा अवपक परत। क्लियर? स्लाइम लेयर। बताओ, सलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? सलामेंडर किससे संबंधित है? 2022 में आया है सीजीएल में। पीसेज, एबीज, तपिशूप या उभयचर? बताओ किससे संबंधित है सलामेंडर? तो सलामेंडर आपका संबंधित है भैया उभयचर से। क्लियर? निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडोल परीक्षण से की जा सकती है? विडोल से किसकी भैया पहचान की जा सकती है? एड्स की, या फिर आपका यक्ष्मा जीव विज्ञान की, कैंसर की, या फिर टाइफाइड ज्वर की? तो विडोल से आपकी किसकी पहचान की जाएगी भैया? टाइफाइड की जा सकती है ना, टाइफाइड। क्लियर? चलो, मार्स गैस का दूसरा नाम, मार्स गैस का दूसरा नाम है मीथेन। दलदली गैस दलदली जगहों पे पाई जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पेपर में आता है डायरेक्ट, ठीक है भाई। आगे आओ, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम को क्या किससे बोलते हैं? जैसे हाइड्रोजन को H से बोलते हैं, तो मैग्नीशियम को किससे बोलेंगे? Mn, Mg, Ms, Ma। बताओ किससे बोलेंगे भैया मैग्नीशियम को? तो मैग्नीशियम बोलेंगे Mg से। क्लियर? ठीक है भाई। चलो, ये भी आया था 2020 में। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द लिथियम न्यूक्लियस? बताइए, 2, 5, 3 या 4? कितने होते हैं भैया लिथियम में? तो ये आपके होते हैं 3। क्लियर? चलो, तो ये आपको भी पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये परमाणु परमाणु जो भी जितने में जो भी अणु होते हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है इनका। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कांच में से हरा रंग हटाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड? बताओ किसका इस्तेमाल किया जाएगा कांच से हरा रंग हटाने के लिए? तो इसमें इस्तेमाल करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड का, ठीक है। चलो, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे अब ये सब के सब पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। बताओ, सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए कौन सा जो अम्ल है उसका प्रयोग किया जाएगा भाई? बताओ किसका करेंगे? फार्मिक अम्ल का, नाइट्रिक का, एसिटिक का या मलेइक का? बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे? इसमें इस्तेमाल करेंगे
नाइटिक अम्ल का। क्लियर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है? तांबे से ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? जिंक, चांदी, प्लेटिनियम या सोना? बताइए कौन सा है तांबे से भी ज्यादा क्रियाशील? तो ये आपका है जिंक। ओजोन खालिस्तान ऑक्सीजन परमाणुओं से बना हुआ एक अणु है। 1, 4, 3 या 2? बताओ। ओजोन जो है आपकी किससे बनी हुई, कितने परमाणु है उसमें? तो उसमें आपके परमाणु है 3। क्लियर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीकृत व्यय नहीं है? पूंजीकृत व्यय नहीं है, बताओ। सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम भुगतान, शेयरों में निवेश, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सब्सिडी भुगतान, तो कौन सा भी है? सब्सिडी भुगतान हो जाएगा आपका। क्लियर। चलो, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब खालिस्तान योजना आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे भैया? लाल बहादुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आपके कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुबंधी नहीं है? बताओ। जमाखोरी, परिवहन, भंडारण या फिर बीमा? व्यापार के लिए क्या नहीं है? अनुबंधी नहीं है या सहायक नहीं है? बताओ तो कौन सा है आपका? वो आपका हो जाएगा जमाखोरी। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? बताओ। 50 में की गई थी, 47 में की गई थी, 48 में? नहीं, कब? 51 में की गई थी। क्लियर। चलो, खालिस्तान को संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है। M1 M2। अब आप सोच रहे हैं M1 M2 क्या है? ये सब इकोनॉमिक्स में ही है। इकोनॉमिक्स आप जब पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सही जवाब आपका M1 और M2 ही हो जाएगा इसमें। ठीक है। चलो, पेपर में आते हुए ये मैं सोचना आया नहीं है, देखो पेपर में आया हुआ 2022 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का खालिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। बताओ, पहला, चौथा, दूसरा या तीसरा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, शेयर मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, शेयर मार्केट में चलता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा। क्लियर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विकास बैंक था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय आवास विकास बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम? बताओ कौन सा था? तो इसका हो जाएगा आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन है भैया? CD देशमुख हैं या PC भट्टाचार्य, HVR लिंगर या LK झा? बताओ कौन से थे? तो मेरे हिसाब से CD देशमुख आपके हो जाएंगे। क्लियर। चलो, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है खालिस्तान कहलाती है। बताओ क्या कहलाती है? लिवरेज दर, रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर या सीमांत स्थायी सुविधा दर? तो आपकी हो जाएगी रेपो रेट। क्लियर। रेपो रेट यानी रेपो दर। चलो, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है? बेरोजगारी के भी टाइप्स होते हैं, बात ध्यान रखना। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तकनीकी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी? बताइए। शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण कौन सी होगी? तो ये आपकी हो जाएगी शिक्षित बेरोजगारी। क्लियर। चलो, जीडीपी अपस्फीति कारक को खालिस्तान भी कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाएगा? निहित मूल्य अपस्फीति कारक यानी कि इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर, अश्योर्ड प्राइस डिफ्लेक्टर, इम्प्लिसिट इन्फ्लेशन इंडेक्स या अश्योर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स? बताओ क्या बोलेंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका होने वाला है ये वाला, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर वाला। ठीक है। निहित मूल्य अपस्फीति कारक। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? भूगोल का क्वेश्चन है। बताओ। नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय? तो आपको हो जाएगा नागालैंड। क्लियर। तो ये नॉर्मल है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा कनेक्टर बंदरगाह कौन सा है? 2023 में आया था ये। बताओ। हाजीरा, कोलकाता, कांडला या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो कौन सा हो जाएगा भैया भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू वाला। ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा। आ जाओ, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम, जलवाष्प, सतह पर पाई जाने वाली ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड? तो कौन सी नहीं है भैया आपकी ग्रीन हाउस गैस? तो इसमें हो जाएगा आपका हीलियम। क्लियर। नॉर्थ ईस्ट कैनेडियन और सीमाई मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट खालिस्तान में स्थित है। बताओ कहां पे स्थित है? आर्कटिक महासागर, लाल सागर, अरब सागर या अटलांटिक महासागर? बताओ कहां पे स्थित है भैया?
तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? बताओ, पिछोला झील के तट पर अहमदाबाद, उदयपुर, आगरा या कुरनूल? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं सोचना नहीं आया है, 2020 में आया है। ठीक है, आज मैं थोड़े ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो थोड़े आपको अटपटे से लगेंगे। मेरे दिखाने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे भी। ठीक है, बताओ तो क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब होगा आपका उदयपुर। ठीक है, क्या होगा? उदयपुर। अब देखो, सबको तो याद नहीं कर सकते ना भाई, ये इतने शहर बसे हुए, पता नहीं कहां कहां बसे हुए हैं। ठीक है, चलो, भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? बताओ, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन या ऑक्सीजन? बताइए कौन सा नहीं है? 2020 में आया है ये भी, तो आपका हो जाएगा भैया कार्बन। ठीक है, चलिए, अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक महाद्वीप को किस महाद्वीप की विस्तारित सीमा कहलाती है? बताओ, महासागरीय गर्त, महाद्वीपीय ताक, महाद्वीपीय ढाल या अवतल मैदान? अवतल नहीं, अतल मैदान। बताइए, तो इसका जो सही जवाब है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीपीय ताक। हीराकुंड बांध, ये कुंड नहीं है, कुंड है। ठीक है, हीराकुंड बांध ओडिशा में खालिस्तान शहर के पास बनाया गया है। संबलपुर, कटक, राउरकेला या बलासोर? बताओ, ये कहां पे बनाया गया है? तो ये आपका बनाया है संबलपुर में। क्लियर? चलिए, सतलुज और खालिस्तान नदियों के बीच स्थित हिमालयों के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताइए, सतलुज और खालिस्तान नदी है, वो कौन सी नदी है? वो तीस्ता, काली, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। बताइए, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, बीच के भाग को। तो ये आपको हो जाएगा सतलुज और काली नदी। क्लियर? निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, गया, क्योड़र या सतना? बताइए कौन सा है? खेतड़ी है शायद, है ना? तो खेतड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो, 3014 मीटर ऊंची जपफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? कौन से राज्य में भैया? मेघालय, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश? बताइए किस राज्य में है आपकी? है तो ये आपकी हो जाएगी नागालैंड में। क्लियर? नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? बताइए, चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? नाथुला दर्रा किससे जोड़ता है? तो ये आपको जोड़ता है भैया चीन से। ठीक है, ये भी 2020 में आया था। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? किसको जाना जाता है? बताओ, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, लिनस पोलिंग या राल्फ बंचे? बताओ किसको जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक बताओ अल्पतम है, यानी कि लोएस्ट है, सबसे कम है? टिन, सीसा, जिंक या चांदी? तो किसका है भैया सबसे कम? आपका है टिन का। क्लियर? चलो, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, कूलाम या वॉट? तो आपकी हो जाएगी इसमें कूलाम। भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा है। बताओ, 348, 329, 336, 315? तो इसका सही जवाब है 348। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? बंधुता, प्रभुत्व, संपन्न, संघवाद या फिर न्याय? बताओ क्या है? तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगी भैया आपकी संघवाद। ठीक है, संघवाद जो है वो नहीं है। बताओ, लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता या निवारक निरोध? समानता, शोषण, शोषण, निवारक निरोध? लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? बताइए कौन से हैं? तो सही जवाब आपका कौन सा है भैया इसमें? बताओ जल्दी से। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, आप बताना इसको। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? बताओ कौन सा है जो कारखानों में काम करने से एक तरह से रोकता है? 24, 26, 23 या 25? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा 24। क्लियर? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? 1959, 56, 62 या 47? तो आपका सही जवाब होने वाला है 1956 में। क्लियर? चलो, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, श्री पट्टाभी सीतारमैया,
जेवी कृपलानी या एवी ठक्कर? बताओ कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? मौलिक अधिकार किस में पाए जाते हैं? भाग 4 में, 6 में, 9 में या फिर आपके 3 में? तो मौलिक अधिकार पाए जाएंगे भैया 3 में। क्लियर? किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर आधिकारिक क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? बताइए, 69, 1967, 1971 या 1968? तो सही जवाब हो जाएगा 1971 तक। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? फजल अली आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्ना आयोग या फिर मंडल आयोग? कौन सा आयोग था भैया? है तो इसका सही जवाब है सरकारिया आयोग। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? धार स्तरीय, 2 स्तरीय, 5 स्तरीय, 3 स्तरीय? तो 3 स्तरीय नॉर्मली सबको पता है। ठीक है, चलिए, क्लियर भाई? तो आपके जो 100 क्वेश्चन है भैया वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, 4-5 मिनट ऊपर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि क्लास में जब एंट्री करते हैं ना तो 4-5 मिनट तो वैसे भी खराब हो जाते हैं इंट्रोडक्शन देने में। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। फिर से मैं आपके लिए कल एक नई क्लास लेके आऊंगा और आप बताना आपसे कितने क्वेश्चन जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, चलो, तो मिलेंगे नई क्लास में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।